हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यानी कि लघुत्तर प्रश्न हिस्ट्री के आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और उन्हीं से प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले कल के एग्जाम हिस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा, खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित है और ये कब शुरू हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल वे में आप लोग को समझाएंगे। यहाँ पर आप लोग को सिर्फ समझना है, समझ गए, रटना नहीं है। जितना क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी का आंसर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि आप लोग रटिएगा तो भूल जाएगा, एग्जाम में लिख नहीं पाएगा। लेकिन आप लोग समझे रहिएगा तो अपने एग्जाम में जाकर के आप लोगों को अपनी भाषा में बना करके अपने उत्तर को लिख देना है, क्योंकि समझे रहेंगे। लेकिन रटिएगा तो भूल जाइएगा, इसलिए आपको रटना नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित है। खेरा सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। और ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था वर्ष 1918 में। महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात की खेरा जो जगह है वहां पर ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महात्मा गांधी से। कब शुरू हुआ था? तो 1918 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी के द्वारा चलाए गए 4 आंदोलनों के नाम लिखे। गांधी जी बहुत सारा आंदोलन किए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ केवल आपको 4 आंदोलन का नाम लिखना है। 4 आंदोलन जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, तो 4 आंदोलन का नाम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिए आपको 4 ही नाम बताने हैं। गांधी जी के द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन के जो नाम है वो इस तरह से। पहला था खेरा आंदोलन, जो कि अभी देखे थे कौन सा था, जो कि गुजरात में शुरू हुआ था। दूसरा है चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार के में शुरू हुआ था, 1917 में शुरू हुआ था। तीसरा है समन्वय आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये 4 आंदोलन है जो कि गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। समझ गए ना? इस चारों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। भारतीय संविधान जो है इसकी 2 विशेषताएं क्या क्या है, 2 खूबी क्या क्या है, वही आपको बताना है। तो भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं इस तरह से कौन है, निम्न है, या फिर लिख सकते हैं इस तरह से। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। और दूसरा क्या, तो भारत में संसदीय प्रभुता और पथ निरपेक्ष राज की प्रावधान किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं क्या क्या है, 2 मेन खूबी क्या क्या है। तो भारतीय संविधान में जो है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को प्रावधान किया गया, और दूसरा है कि भारत में संसदीय संप्रभुता और पथ निरपेक्ष राज का प्रावधान किया गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फायान कौन था और किस शासक के काल में भारत आया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, फायान कौन था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे कि फायान कौन था। तो फायान जो था ये चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था और राजदूत भी था। याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि फायान कौन था, तो राजदूत था या फिर यात्री था, क्या था। तो याद रखिएगा, फायान जो था एक राजदूत था, जो कि किस धर्म को मानने वाला था, तो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बौद्ध यात्री था, कहाँ से आया था, तो चीन से आया था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। और वह किस शासक के काल में भारत आया था। तो ये जो फायान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। याद रखिएगा कि फायान कौन था, तो फायान चीनी बौद्ध तीर्थयात्री और राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। समझ गए? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेद कितने और उनके नाम लिखे। वेद कितने हैं? तो वेद 4 ही होते हैं, सबको पता है वेद 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं और अर्थवेद होते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग याद तो लिख रखिएगा, क्योंकि 4 आपको सबको याद है, लेकिन लिखने में गड़बड़ नहीं कीजिए। इसलिए देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है, जैसे अर्थवेद किस तरह से लिखा हुआ है, ऋग्वेद किस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए लिखने में भी गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन मतलब होता है क्या? तो उत्खनन मतलब होता है खुदाई। तब खुदाई से आप लोग क्या समझते हो, आप लोग जानते होंगे। तो किसी पुरातात्विक स्थल पर खुदाई करके तथा प्राप्त किया गया जो कलाकृति या रिकॉर्डिंग होता है, साक्ष्य होता है, उसी को उत्खनन किया जाता है। कोई ऐसा पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, जहां पर से खुदाई किया जाता है, कुछ वहां पर से साक्ष्य मिले, पुराने जमाने के लोगों के बारे में हमें साक्ष्य मिले, जानने को मिले, वहां पर जो खुदाई किया जाता है कोई पुरातात्विक स्थल पर, वहां से जो कुछ साक्ष्य मिलता है, कुछ प्रमाण मिलता है, कोई कलाकृति मिलता है, कोई रिकॉर्डिंग मिलता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उत्खनन कहा जाता है। उत्खनन मतलब होता है उसी को खुदाई कहा जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन कलाएं थे। तो दिगंबर और श्वेतांबर जो थे कौन कलाएं थे। तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कलाएं थे, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कलाएं थे, जो कि नग्न रहने वाले थे, बिना कपड़ों के रहने वाले थे। समझ गए आप लोग? ये श्वेतांबर और दिगंबर कौन कहलाए थे। तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाते थे, जो कि श्वेत वस्त्र, 100 से याद रखिएगा ना, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो कहलाए थे दिगंबर, और दिगंबर जो थे नग्न रहने वाले थे, बिना कपड़ों के। समझ गए? अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर के काल में दस्तूर क्या था। तो अकबर के काल में यानी कि अकबर के समय में दस्तूर क्या होता था। तो अकबर ने पूरे उत्तर भारत में करोड़ी यानी कि कर के मूल्यांकन और संग्रह के लिए अधिकारी नियुक्त किए थे। अकबर जो था ना, जैसे अभी होता है टैक्स अधिकारी होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, उसको नियुक्त किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। उसी तरह से अकबर के समय भी अकबर ने क्या कहता, पूरे भारत में जहां पर उसका शासनकाल था, वहां पर अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य में क्या क्या था, टैक्स कलेक्ट करने के लिए अधिकारी को नियुक्त कर दिया था। यानी कि टैक्स मतलब कर को संग्रह करने के लिए अधिकारी को नियुक्त कर दिया था। समझ गए? और इस प्रणाली के तहत क्षेत्र में प्रचलित उत्पादकता कीमत के अनुसार भूमि को मापा गया था। इस राजस्व के दस्तूर को उल अमल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए इतना तो समझ गए कि अकबर ने क्या कहता, उसका जहां जहां प्रशासन था वहां पर उसने अधिकारी को नियुक्त कर दिया था कि वहां पर से वो टैक्स कलेक्ट करके
करके लाएगा, कर टैक्स कलेक्ट करके, या फिर कर अधिकारी जो होगा वो कर को कलेक्ट करके लेके आएगा, ठीक है, अधिकारी जो होगा संग्रहण करके लेके आएगा। इस प्रणाली के तहत, इसके तहत ना अकबर ने क्या कहता है कि क्षेत्र में जो प्रचलित उत्पादकता है और उसकी जो कीमत के अनुसार भूमि होगा उसके मुताबिक उसने कर को ऐसे नियम किया था, फिक्स किया कि था कि यहाँ पर इतना कर लगेगा, यहाँ पर इतना कर लगेगा। ये फिक्स उसने किया किस तरह से था, तो ये फिक्स उसने किया था इस तरह से कि वहाँ पर जो भूमि होगा उस भूमि से कितना उत्पाद होता है, जितना उत्पाद उस भूमि से होगा उस भूमि का उतना ही टैक्स लगाया जाएगा। समझ गए, इस तरह से इस टैक्स को नियम को बनाया गया था अकबर के द्वारा। और इस राजस्व को दस्तूर उल अमल के रूप में भी जाना जाता है। तो इस जो दस्तूर था इसको क्या किस रूप में जाना जाता है, तो दस्तूर उल अमल के रूप में भी जाना जाता है। समझ गए, तो ये 8 क्वेश्चन था, ये 8 क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।